नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। पिछले कुछ सालों से अधिक लाभ को देखते हुए किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ा है। यदि बात किन्नौर की करें तो इसकी बागवानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ के किन्नौर फलों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने स्वाद, रंग और गुणवत्ता के चलते खासी पहचान बनाई है। आज हम आपको लालगढ़ जाटान निवासी राय सिंह भादू से मिलवाने वाले हैं, जो किन्नौर की सफल बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं क्या है इनकी सफलता का राज। श्री गंगानगर जिले के किसान किन्नू उत्पादन कर अन्य फसलों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक सफल किन्नू उत्पादक किसान से मिलवाएंगे, जिन्होंने किन्नू उत्पादन कर न केवल अपना मुनाफा बढ़ाया बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मैंने 4 बीघा बगीचा सन 2008 में लगाया था, जो अब 8,21,000 रुपये मैंने ठेके दिया है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर लालगढ़ जाटान निवासी 42 वर्षीय किसान राय सिंह भादू ने वर्ष 2008 में पहली बार 1 हेक्टेयर भूमि पर किन्नू के 320 पेड़ों का बाग लगाया। पहले 2008 में बगीचा लगाया था तो मिट्टी बहुत सख्त थी, तो इसमें थोड़ी दिक्कत थी, क्यों पहले यहाँ पर किन्नू के बगीचे नहीं थे। तो मैंने यहाँ बगीचा लगाया तो इसमें लोग बाग ये बोले थे भी ये रिस्क का काम है, तू गलत काम कर रहा है, खेत में डिग्गी बना रहा है, पौधे लगा रहा है। तो मैंने ये काम शुरू किया तो थोड़ी दिक्कत आई। उसमें खड्डे गहरे, मशीनरी का साधन नहीं था, हाथ से सख्त मिट्टी थी और खड्डे खुदवाए थे। और पहले शुरुआत में मैं इसकी खड्डा खोदकर 4x3 के खड्डे खोदे थे और अच्छी मिट्टी बाहर से खाद और रासायनिक खादों का जैसे मैं प्रयोग हल्का करता हूँ, जैसे गोबर की पशुओं के 4-5 पशु रखता हूँ घर पर, और सड़ी गली हुई खाद जनवरी में इसकी कटाई छंटाई करने के बाद में इसमें देता हूँ। ड्रिप से सिंचाई करता हूँ। 2002 में अकाल रात में मैंने डिग्गी बनाई थी खेत में, और 2012 में मैं सोलर सिस्टम लगाया और ड्रिप से सिंचाई करता हूँ और कुछ फल्ड का पानी भी देता हूँ। कमाई इसमें 8,21,000 रुपये में दिया है। 2 लाख रुपये मेरे को खर्चा आ जाता है सीजन का, कटाई का, खाद थोड़ी कम ही करता हूँ। 3-4 महीने स्प्रे किया है। बचत मेरे लगभग इस साल 6 लाख रुपया खर्चा निकाल के, मेरी मेहनत निकाल के मेरी बचत हो जाएगी। इस वर्ष किसान राय सिंह भादू ने अपने 1 हेक्टेयर भूमि पर किन्नू की फसल को 8,21,000 रुपए में बेचा है और इनका किन्नू की बागवानी पर कुल खर्चा आया 2,21,000 रुपए। यदि इनकी कुल आय 8,21,000 रुपए में कुल लागत 2,21,000 रुपए निकाल दे तो इन्हें करीब 6 लाख रुपए का फायदा हुआ। पिछले कुछ सालों के मुकाबले किसान राय सिंह भादू को इस बार बम्पर मुनाफा हुआ है। 4 बीघा में 320 पौधे लगाए, 18x20 पर पौधे हैं और अच्छी कंडीशन में मौके पर है। पौधे सारे मिल गए हैं 2018 में और अच्छा फल दे रहे हैं 2-3 साल से। पिछले साल थोड़ा कम था, उससे पहले साल थोड़ा ज़्यादा था। 1-2 साल में सही आ रहे हैं। इसमें लगभग नाम मात्र के, जैसे फुटारा के टाइम में इसमें थोड़ी हल्की बल्कि स्प्रे तेले की, जैसे सिट्रसिल्ला का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है, उसकी स्प्रे कर देता हूँ मैं। और अच्छी पैदावार किन्नू की मेरे हो रही है। किसान राय सिंह भादू ने 1 हेक्टेयर भूमि पर स्थित किन्नू के बाग से साल दर साल लगातार हो रहे मुनाफे से प्रेरित होकर वर्ष 2016 में और 5 बीघा भूमि में किन्नू का बाग लगाया है और 2021 में इस नए बाग से किन्नू का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जी, आगे मैंने 5 बीघा बगीचा और लगा दिया है। 1 डिग्गी बीच में एक और बना दी, 2 डिग्गियाँ मेरे खेत में बनी हुई है। ये 400 के लगभग है जी। ये 5 बीघे में बगीचा लगाया है और अभी 3 साल हो गए। इसमें 2016 में लगाया था। और सालाने में इसमें अगले साल कुछ फल बनने शुरू हो जाएंगे। सरकारी स्तर पर हमें पौधों के पर भी सब्सिडी मिल गई, ड्रिप पर भी मिल गई, सोलर सिस्टम पर मिल गई और डिग्गी पर भी अनुदान मिला है। और सभी अनुदान सरकार से वैज्ञानिकों का हमारे बहुत सहयोग रहा है जी। कृषि विभाग के द्वारा सोलर सिस्टम
बहुत बढ़िया है। 2012 में मैंने सोलर सिस्टम लगाया, आज तक इस सोलर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई, पानी अच्छा मोटर चक रही है, कोई दिक्कत नहीं। यही नहीं, किसान राय सिंह भादू की तरह ही अब कम भूमि वाले किसान भी किन्नू के बाग लगाने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। यही कारण है कि श्रीगंगानगर जिले में किन्नू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आप भी इस किसान की तरह किन्नू की सफल बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। यही राय देना चाहता हूँ किसान भाइयों, कुछ अपने खेत में बागवानी की तरफ थोड़ा रुझान दें किसान भाई। थोड़ा कुछ, जैसे उनके पास में 1 मरबा जमीन है तो 5-7 बीघा कुछ हिस्से में किन्नू का बगीचा, जैसे फलदार पौधे हैं और उनके भी बगीचे लगाए। फायदे का सौदा है जी, अब इसके अच्छे भाव मिल रहे हैं। यहाँ पर अपने नज़दीक रिको में वैक्सीन प्लांट है, व्यापारी बाहर से आते हैं, सीधा माल खेत में से खरीदते हैं। हमारे राज्य में किसान बहुत सी सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन खुले में नर्सरी डालने पर अधिक ठंड और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर किसान प्रो ट्रे में नर्सरी डाले तो वे इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो कैसे करें प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तानिया सेठ से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग पौधशाला तैयार करें, वो भी प्रो ट्रे में। प्रो ट्रे एक होता है जो प्लास्टिक का एक ट्रे होता है जिसमें 98 से 104 सेल्स रहते हैं। ये उसमें तो छोटा छोटा क्षेत्र रहते हैं, उसमें हम लोग पौधा तैयार कर सकते हैं बीज रुपाई करके। प्रो ट्रे प्रोपिलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाली ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिसका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में 2 तरीके का प्रो ट्रे आता है बाजार में, एक जिसमें 98 सेल्स रहते हैं और एक होते हैं जिसमें 104 सेल्स रहते हैं। हम लोग 104 सेल वाले जो छोटे छोटे दाने वाले बीज होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्चा, कैप्सिकम, ये सब लगाने के लिए हम लोग 104 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। और जो कद्दू वर्गीय सब्जी होते हैं, जैसे आपका करेला हो, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, ये सब जिसमें दाने बड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग 98 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। प्रो ट्रे में मोस्टली एक नीचे एक छेद बनाए जाते हैं ताकि जिसमें उसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो छेद से वो निकल जाएगा। उसके बाद उसमें हम लोग सबसे पहले कोकोपीट और केचुआ खाद डालेंगे। कोकोपीट को सबसे 1:1 रेशियो में सम अनुपात में डालना है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलाकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण और वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मीकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। यह हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। परलाइट सफेद रंग का होता है जो अभ्रक और एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो सबसे पहले कोकोपीट को हम लोग थोड़ा पानी में उसको भिगो के उसके बाद उसको निचोड़ के उसको तोड़ लेते हैं। फिर उसमें सम परिमाण केचुआ खाद मिलाते हैं। फिर उसको हम लोग वो प्रो ट्रे में उसको भर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं भरना है। उसमें थोड़ा सा 1/4 भाग आपको मिट्टी भर कोकोपीट और केचुआ खाद का मिश्रण भर देना है। उसके बाद उसको अच्छे से उंगली से दबा देना है ताकि उसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके बाद उसमें हम लोग बीज सोइंग करेंगे और उसको ऊपर से और थोड़ा सा कोकोपीट और केचुआ खाद का जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। लेकिन उसके बाद बीज डालने के बाद कभी भी उंगली से दबाया नहीं जाता है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसीलिए उसको बीज सोइंग करने के बाद ऊपर से हल्का से वो केचुआ खाद और कोकोपीट का मिश्रण डाल देना है। सब्जी की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकालें कि हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र समेत बाहर आ जाए। खेत में लगते समय पौध दबा कर लगाएं।
इसमें हम लोग अगर पोर्ट्रे में तैयारी नहीं करके बीज पौधशाला अगर हम लोग ज़मीन में तैयारी करते हैं तो कुछ कुछ हम लोगों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा क्योंकि जब मिट्टी में तैयार करेंगे तो मिट्टी से जितने भी हमारे बीमारी आते हैं पौधे में वो आ जाएंगे, जो कि पोर्ट्रे में नहीं आता है क्योंकि हम लोग इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी रासायनिक खाद भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए पौधे का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है। पोर्ट्रे का और एक सुविधा है, पोर्ट्रे में आपको जल्दी अब पौधा तैयार हो जाते हैं, इसीलिए आप 15 दिन पहले ही उसका तुड़ाई कर सकते हैं मुख्य भूमि से। पोर्ट्रे से जब हम लोग पौधा लेके मुख्य ज़मीन में लगाते हैं तो वो उसके टाइम जो एक शॉक लगते हैं पौधे को वो नहीं होता है, क्योंकि पोर्ट्रे को थोड़ा सा नीचे से दबाने से वो मिट्टी के साथ ही कोकोपीट के साथ ही उसका पूरा रूट बाहर आ जाता है, तो उसके जड़ पे कोई भी डैमेज नहीं होता है। और अगर इसके लिए आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप आपके आसपास के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर किसी भी आपका जो संस्थान होता है किसी से जुड़े हुए, वो सब जानकारी आपको बहुत जल्दी ही बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। बकरी पालन व्यवसाय करके बहुत से किसान अच्छी आय कमा रहे हैं। राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय करके अच्छी आय कमाना चाहते हैं, वे कैसे करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है केवी के गूंता अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है बकरी पालन। बकरी पालन से कैसे किसान भाई अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि भी लगातार कम हो रही है और हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए सभी को भोजन मिल सके, इसके लिए हमें ये आवश्यक है, जो भी चाहे कृषि हो या पशुपालन हो उसमें हमें विविधीकरण करने की आवश्यकता है। तो गाय और भैंस के साथ साथ किसान भाई अगर बकरी पालन भी करें तो उससे भी उनको एक अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। आज के समय में कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन है। इसे गरीबों का एटीएम भी कहा जाता है क्योंकि ये उनकी आर्थिक रूप से मदद करती है। लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन करें, वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बकरी की उन्नत नस्लों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं: सिरोही, बीटल, जखराना, जामुनापारी, बर्बरी, ब्लैक बंगाल इत्यादि। बकरी पालन में क्या क्या विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि पशु की नस्ल क्या होनी चाहिए। बकरी पालन में राजस्थान क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो सिरोही नस्ल काफ़ी अच्छी नस्ल है। इससे एक बार में 2 या 3 बच्चे मिलते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, तो इससे किसान को फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ ये कि बकरी एक ऐसा पशु है जिसके लिए हमें ज़्यादा चारे की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा अनाज की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत ज़्यादा हमें उसके देखभाल पर लेबर की या हमें खुद ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा बकरियों को नहीं रखना चाहिए। बकरियों के लिए अगर हम आहार की बात करें तो सामान्यतः जो चारा हम अपने बड़े पशुओं के लिए रखते हैं उसी के साथ साथ अगर किसान भाई अजोला घास अपने यहाँ इसकी यूनिट लगा लेते हैं तो प्रतिदिन प्रत्येक बकरी को अगर वो 150 से 200 ग्राम अजोला पर डे उसको उपलब्ध करवाते हैं तो उसके माध्यम से जो भी पोषक तत्वों की उसकी आवश्यकता होती है वो आसानी से पूरी हो जाती है और अच्छी आमदनी के लिए, अच्छा पशुओं का विकास हो, इसके लिए अगर पर डे हम एक वयस्क बकरी को लगभग 150 से 200 ग्राम अगर हम दाना भी देते रहते हैं तो उससे दूध उत्पादन में और साथ ही साथ उसके शारीरिक वृद्धि के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। आहार प्रबंधन, बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कम समय में पशु ज़्यादा वज़न ग्रहण करता है, तो इसके लिए जो भी उस पर आने वाला खर्च है वो कम हो जाता है और कम समय में हमारा पशु अच्छा वज़न ग्रहण कर लेता है।
तो अगर सभी किसान भाई 3 या 4 या 2 बकरियां सभी लोग पालते हैं तो एक बकरी अगर साल में 2 बार बच्चे देती है और एवरेज अगर हम लेते हैं एक बार में 2 बच्चे तो उसके 4 बच्चे हो जाते हैं। अगर वो 6 से 7 महीने तक इन बच्चों की देखभाल कर लेता है तो एक बच्चे की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार हो जाती है। तो इस तरह से किसान भाई 2-4 बकरियां रख के एक साल में शुद्ध मुनाफा लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, जो आज की तारीख में बड़े पशुओं से इतने कम पूंजी में व्यवसाय करना शायद मुश्किल होगा जितने कम पूंजी से हम बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा जिला कोटा की अमरचंद सैनी ने। आपने राजमा की फसल में रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जो राजमा का भी लगाए होंगे उसमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं, तो यदि किसान भाई उनका सही समय पर पहचान करके उसका रोग प्रबंधन करे तो इनसे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। राजमा की फसल दलहनी फसलों में प्रमुख फसल है और फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा है, तो समय रहते इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार से करें। दूसरी जो इसमें बीमारियां लगती है वो जो हम अभी आपको मेजर बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है खेतों में। दूसरी बीमारी हमें देखने को जो मिलती है वो कॉमन बीन मोजैक बोलते हैं या फिर येलो मोजैक। वैसे पे फलियां नहीं लगती हैं इन जनरल, यदि लगती भी है तो बहुत छोटी लगती है और सीड उसमें नहीं बनती है, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके बचाव के लिए आप क्या कीजिए कि हेल्दी सीड यूज कीजिए जो सीड यूज कर रहे हैं। दूसरे की यदि सीड जब आप लगाते हैं पौधे को तो उसी समय आप स्प्रे कीजिए 15 दिन के इंटरवल पे। क्रोटोफॉस या डाइमोथेट एट द रेट ऑफ 0.2% की दर से आप इसको स्प्रे कीजिए। जस्ट सोइंग के बाद जो हमारा पौधा आता है तो स्प्रे शुरू कर दीजिए। 15 दिन के इंटरवल पे इसको रिपीट करते रहिए ताकि हमारे इंसेक्ट वेक्टर इसको ट्रांसमिट ना कर पाए। राजमा के प्रभावित पौधे के बीज पत्र पर पीले भूरे चित्तेदार धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों की ऊपरी, निचली एवं साथ ही साथ तनों पर भी गहरे रंग के धारीदार धब्बे दिखाई देते हैं। बीजोपचार थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम 20 ग्राम की दर से उपचार करें। मैंकोजेब का छिड़काव 0.25% 2.5 ग्राम प्रति लीटर दर से अथवा कार्बेंडाजिम 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर का 2 से 3 बार पत्तों पर छिड़काव बुआई के 40, 60 एवं 75 दिन के बाद करें। संक्रमित पौधों को खेत से बाहर निकालें तथा फसल अवशेष को नष्ट करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में ही लगाएं पोषाहार वाटिका। पशुओं को सर्दी से बचाएं और अधिक दूध उत्पादन पाएं। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।